हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने जा रहे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये वेव ऑप्टिक्स का आखिरी लेक्चर, आखिरी टॉपिक, आखिरी फिनोमेना पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि कॉपी और पेन निकालना है, नोट्स बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज करना है, एग्जाम में लिख के आना है। सारा काम तो आप ही का है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो और तैयार हो जाओ। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलो भाई, हेडिंग लगाओ, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं वेव ऑप्टिक्स की एकदम स्टार्टिंग पे, जहां पे आपने पढ़ा था हाइजेंस थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में कुछ मिस्टेक्स हैं, जरा उसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे पोलराइजेशन। तो हाइजेंस सजेस्टेड दैट, हाइजेंस स्टेटेड दैट, सजेस्टेड बोलो, स्टेटेड दैट लाइट इज, कुछ गलतियां की उन्होंने, कुछ मिस्टेक्स की। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, लाइट को मैकेनिकल वेव बताया, मतलब ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत हो चलने के लिए, है ना। मतलब उनके हिसाब से लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत हो। तो लोग उस टाइम भी चालाक थे, लोगों ने बोला कि लाइट सन से अर्थ तक कैसे आ रही है, बीच में वैक्यूम है। इन्होंने कहा हम साइंटिस्ट हैं, हम बताते हैं, एक और थ्योरी चिपका देंगे। इन्होंने एक और थ्योरी चिपका दी कि एक मीडियम है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ईथर, और ये इतना हल्का, इतना लाइट मीडियम है कि आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। चिपका दी थ्योरी कि इस पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम है ही नहीं, हर जगह एक पतला सा मीडियम है, ईथर। बाद में ये ईथर थ्योरी पूरी फेल हो गई और उसके बाद इनकी ये बात भी फेल हो गई। ईथर थ्योरी थी, कई लोगों ने बताया था, इन्होंने भी उसका यूज किया, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लास्ट में प्रूव हो गया लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। दूसरी गलती क्या की इन्होंने, बोला लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? मान लो कोई वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स जुम 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 जुम, है। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी कौन सी होती है? ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। तो ये दो मिस्टेक्स इन्होंने की और धीमे धीमे लोगों को पता चल गया कि ये बातें गलत हैं, और इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने कहा हाँ भाई, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। तो बाद में पता चला, लेटर ऑन it was discovered that light is, पहली बात, an electromagnetic wave. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EMW भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब नॉन मैकेनिकल। इन शॉर्ट, नॉन मैकेनिकल। लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अभी और बताते हैं। और दूसरी बात बोली कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स वेव है। पहली बात तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेशन होता है वो लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। पहली चीज तो यह कि कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, पहली बात ये समझो। ये कह रहे थे कि लाइट मैकेनिकल वेव है, यानी मीडियम होगा तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है।
बाद में पता चला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिना मीडियम के चलती है। अब बिना मीडियम के चलती है तो वाइब्रेट क्या करेगा, मीडियम के पार्टिकल ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी। दूसरी चीज, वाइब्रेशन कैसे होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। जरा देखो आराम से, मान लो ये लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव मतलब लाइट इस तरह से चल रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। तीनों एक दूसरे के तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में वाइब्रेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में वाइब्रेट करेगी और लाइट एक्स में आगे बढ़ेगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये होती है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि लाइट मान लो सीधे ऐसे आगे जा रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लाइट ऐसे आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों बातें गलत हो गई। पहली बात, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, कोई मीडियम के पार्टिकल की जरूरत नहीं है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट भी नहीं करते। क्या वाइब्रेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होगी, कभी पॉजिटिव होगी, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर जीरो होगी, फिर पॉजिटिव होगी। और क्या वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, और ये तीनों चीजें एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, ट्रांसवर्स वेव। लाइट की वेव ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो इन्होंने भी ये चीज मान ली थी, माफ करना मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं कह के, इन्होंने कहा हाँ हाँ बात तो सही है। क्लियर है? अब यहां से पोलराइजेशन में कंसेप्ट स्टार्ट होगा, नोट कर ले इसको। ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन ऐसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन ऐसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। आज के वैसे लेक्चर में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मिटाएं इसको। चलो अब लिखो अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। अगली हेडिंग लिखो unpolarized light and polarized light। Unpolarized light and polarized light। And polarized light। जीना सदा हो गया मैं सानू इश्क तेरे ना। हाँ, तो अब ये क्या कहानी है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चों, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके अंदर द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अकर्स सिमेट्रिकली in all directions in a plane, लिख लो पहले बताते हैं फिर, in a plane perpendicular to direction of propagation of wave, wave कह लो या propagation of light कह लो, direction of प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, नॉर्मल लाइट जो बल्ब से निकल रही है, सूरज से निकल रही है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं वो सिमेट्रिकली सारे डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक ऐसे प्लेन के अंदर जो प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। आज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। सुनो, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ propagation of light। तो जो भी वाइब्रेशंस है वो किसमें है, एक प्लेन में है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसके परपेंडिकुलर प्लेन बना लो, ये बना लिया।
तो जो भी वाइब्रेशन है इस प्लेन में हो रहे हैं, कैसे, इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे वाइब्रेट कर रहा, ठीक है, 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 ऐसे वाइब्रेट कर रहा, यानी इस प्लेन में हर तरह का वाइब्रेशन पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, ये लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये एक प्लेन लगा दिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इस प्लेन में वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। देखो, पोलर मतलब होता है किसी एक तरफ झुकाव होना। इस लाइट का किसी तरफ झुकाव नहीं है, सारे डायरेक्शन में सिमेट्रिकली वाइब्रेट कर रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस in a plane which is perpendicular to direction of propagation। ये मान लो यहाँ पे हमारे पास आपकी क्लास 12 की बाइबल है, एनसीईआरटी। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ये एक प्लेन हो गया, गिर मत जाना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस प्लेन में लाइट ऐसे भी वाइब्रेट कर रही, ऐसे भी वाइब्रेट कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी वाइब्रेट कर रही, ऐसे भी वाइब्रेट, ऐसे भी, मतलब सारे वाइब्रेशन है। ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड ही होती है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, किसी एक तरफ झुकाव उसका नहीं होता है, किसी एक डायरेक्शन में झुकाव नहीं होता है। अनपोलराइज्ड लाइट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इसी प्लेन को मान लो तो ऐसे लगा था, इसी का अगर फ्रंट व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। समझ गए? दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। और लाइट कैसे जा रही होगी? ऐसे। समझ लो, लाइट कैसे जा रही है इसमें, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे। ये एक प्लेन हो गया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकली हो सकते हैं। यहाँ लाइट कैसे जा रही होगी? इस तरह से अंदर की तरफ। और ये क्या है? वाइब्रेशन किसका? क्लियर होगा? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को। नोट कर ले, अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो सकता है, उस प्लेन के अंदर जो प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। यहां डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे है, देखो लाइट ऐसे अंदर जा रही, ऐसे अंदर जा रही, तो ये एक प्लेन हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और इस प्लेन में लाइट किसी भी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली वाइब्रेट करती है। लाइट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली वाइब्रेट करती है। ये हुई अनपोलराइज्ड। अब देखते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या है। अनपोलराइज्ड समझ गए, जितनी भी लाइट अगल बगल दिख रही है सब अनपोलराइज्ड होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो किसी सोर्स से आ रही है, नॉर्मल सोर्स जो घर के आपके। क्लियर है? मिटा रहे? चलो, अनपोलराइज्ड एकदम बढ़िया से क्लियर समझ में आ गया। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट में किसका वाइब्रेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। वाइब्रेशन कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ऐसे वाइब्रेट करेगी। फिर अगली चीज पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वाइब्रेट कर सकती है? इन ऑल डायरेक्शंस इन अ प्लेन which is perpendicular to direction of propagation। इस प्लेन में लाइट ऐसे 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 हर जगह वाइब्रेट कर जाएगी। अब बात है ये पोलराइज्ड लाइट क्या है, समझो। तो इसके लिए पहले एक टर्म समझो, पोलराइजर, या उसी को किताबों में पोलराइड भी लिखा होता है। पोलराइजर या पोलराइड ये ऐसी डिवाइस है जो अनपोलराइज से पोलराइज लाइट बनाती है। कैसे? पहले समझो। It consists of long chain molecules aligned in a particular direction। कैसे बनता है? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स टाइप के अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल भी किताबों में दिया होता है।
फिजिक्स की किताब में इसका एग्जाम्पल देखोगे तो दिया रहेगा टॉर्मलिन क्रिस्टल, टॉर्मलिन क्रिस्टल। अगर आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री याद हो तो वहां पे हमने ऐसी एक और डिवाइस पढ़ी थी, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म भी प्लेन पोलराइज लाइट बनाता था। खैर एनीवेज, क्या करते हैं, अनपोलराइज से पोलराइज लाइट बनाते हैं। कैसे, जरा देखो, दो एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, बार बार लिखिए क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक, यहाँ पे एक अनपोलराइज या ऑर्डिनरी लाइट ले ले हम, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर कैसे वाइब्रेट करेंगे, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ये हमने एक प्लेन बना लिया इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, 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 ऐसे वाइब्रेट। कैसी लाइट हो गई, अनपोलराइज्ड। ठीक है ना, ये हमने ऐसे एक प्लेन लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे 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 इन ऑल डायरेक्शंस इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसके बाद हम यहां लगाने जा रहे हैं एक पोलराइड, तो यहां पर हमने एक पोलराइड लगा दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सर्कुलर बनाओ, किसी भी शेप का। अब पोलराइड के पास होती है एक पास एक्सिस, जैसे मान लो ये इसकी पास एक्सिस है। व्हाट इज दिस, दिस इज पास एक्सिस। पास एक्सिस का काम यह होता है कि ये उन्हीं वाइब्रेशंस को पास होने देगा जो पास एक्सिस के अलोंग है। जरा समझो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये एक प्लेन लिया उसके परपेंडिकुलर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट, हर तरह से। बट इसके अंदर से वही वाइब्रेशन निकलेंगे जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। पास एक्सिस ऐसे, समझ रहे हो ना, ये भी ऐसे लगाया हमने, पोलराइड भी ऐसे खचा, और ये इसकी पास एक्सिस। तो इसमें से यही वाले वाइब्रेशन निकल के बाहर आएंगे, ये वाले, सिर्फ ये वाले वाइब्रेशंस नहीं आ पाएंगे। बात समझ रहे हो, कुछ थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है कि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन आ रहे हैं वो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। उसमें से सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन इसमें से पास करके बाहर आएंगे और ये वाले पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। और ये वालों का क्या होगा, इनका ये कंपोनेंट आ जाएगा। कुछ फील हो रहा है, ये जो टेढ़े वाले इनका क्या होगा, ऐसे टेढ़ा है, ये पास एक्सिस है, ये टेढ़ा, तो इनका ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं। भाई जो वर्टिकल वाइब्रेशंस है वो तो पूरी पूरी पास एक्सिस के अलाउंग थी, निकल गई। जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है वो तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, कट गई। ये जो बीच वाली वाइब्रेशन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाली, इस तरह की, इनका वर्टिकल कंपोनेंट तो बाहर आ जाएगा पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। यानी यहां से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस बाहर आएंगे। अब ये जो लाइट बाहर आई इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। सर क्या डिफरेंस है पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में? पोलराइज्ड लाइट में द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कैन वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो सकता है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्लेन तो वही है पर वाइब्रेशन सिर्फ ये वाले बचे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इन ऑल डायरेक्शंस। पहले सारे डायरेक्शन में, ये प्लेन था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे 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 सब कर रहा था, पर यहां से निकलने के बाद बाकी सब कट गया, सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन बचे, वर्टिकल वाले। और इनका भी वर्टिकल कंपोनेंट, इनका भी वर्टिकल, और इसके पास तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, तो ब्लॉक हो गया, ये पूरा पास हो गया, इनका वर्टिकल कंपोनेंट। यानी अब सिर्फ ये वाइब्रेशन बचे हैं। सो व्हाट इज अ पोलराइज्ड लाइट, यहां पे हम लिख देते हैं पोलराइज्ड लाइट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। पोलराइज्ड लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेशन अकर्स, अब यहां पे सिमेट्रिकली नहीं लिखेंगे क्योंकि हर डायरेक्शन में नहीं हो रहा, अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, नहीं, only in one direction, very sorry, in a plane
परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अरे वेव प्रोपोगेशन लिखो या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। कहानी वही है, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स या वाइब्रेशंस अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन। प्लेन तो वही है अभी भी, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये भी प्लेन वही है, ये भी प्लेन, दोनों वही से हैं। इस प्लेन में वाइब्रेशन ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी हो रही थी, इसमें वाइब्रेशन सिर्फ ये वाली। अब डिपेंड करता है पास एक्सिस कैसे, पास एक्सिस टेढ़ा कर दो थोड़ा सा तो ये वाली वाइब्रेशन बचेगी, पास एक्सिस ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे पास एक्सिस कर दो तो ये वाली वाइब्रेशन बचेगी। समझ, जो भी वाइब्रेशन पास एक्सिस के अलाउंग है सिर्फ वही बचेगी। तुम थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ये वाली वाइब्रेशन, और ऐसे कर दो तो सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन। नोट करें, पोलराइड, पोलराइड, भाई पोलराइड बताएंगे, चश्मा पहनते हैं हम लोग, सनग्लास, पोलराइड होता है। नोट कर लिया। डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट क्लियर है। इसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहा है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब जरूरी नहीं कि वर्टिकल हो, बता रहा है ऐसे ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। एक दिखाते हैं, एक और देखो जरा सामने, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे पोलराइजर या पोलरॉइड। पास एक्सिस मान लो ऐसे है, अब सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन निकल के बाहर आएंगे ऐसे वाले, तो ये वाले वाइब्रेशन को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सीख लो। डॉट का मतलब है कि वाइब्रेशन ऐसे प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन से बाहर, है ना, मतलब व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर ऐसे। समझ में आया? अभी क्या है, इसमें वाइब्रेशन हर तरह के, इसमें ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। सामने लगा दिया पोलराइड, पोलराइड के पास एक्सिस ऐसे, तो सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन निकल के बाहर आएंगे और ये वाले वाइब्रेशन कट जाएंगे। और इन वाले वाइब्रेशन का क्या होगा, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ये वाले वाइब्रेशन बचे, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल को लाइन से और इस ऐसे वाले को डॉट से। ये भी पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नोट कर ले, क्लियर है इतनी बात? मिटा दें। चलिए, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को कई बार प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अरे यार केमिस्ट्री में पढ़ा था पिछली बार 11th में आइसोमेरिज्म में, पीपीएल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग कई बार प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। पीपीएल। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट में रोटेट करता है, लिबो रोटेटरी लेफ्ट में करता है। याद आया केमिस्ट्री कहां से आगे से? चलो ये समझ में आ गया अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। अब जैसे इसी पे एक थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से सवाल आता है। क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन unpolarized light and polarized light using polaroid? अब ये मत कहना कि हम देख लेंगे, वाइब्रेशन दिखेंगे थोड़ी ना आपको, ऑर्डिनरी लाइट दिखेगी। ये भी समझ लो, तुम्हें प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखने में कुछ अलग नहीं लगेगी, थोड़ी सी चमकेगी ज्यादा, थोड़ा सा आंख में ग्लेज होगा, तेजी से चमकती हुई होगी, ऐसी होगी। किसी शाइनी सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है आंख में नहीं लगती है, वो होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड लाइट। वैसे देख के आप नहीं बता सकते ये पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है ना। ये कह रहे हैं कि पोलराइड का इस्तेमाल करो और बताओ भैया कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड है कौन सी नहीं। तो देखो कैसे इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की।
कैसे पता चलेगा? मान लो यहाँ पे हम एक अनपोलराइज लाइट ले लिए, वाइब्रेशन ऐसे 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 इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक प्लेन में। यहां हमने लगा दिया पोलराइड, यहां हमने लगा दिया पोलराइड, पोलराइड, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइड की पास एक्सिस जैसी चाहो वैसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने ऐसी बना ली। और यहां से जो बाहर लाइट आने वाली है वो ऐसी आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइट की इंटेंसिटी मेजर करेंगे, इसकी और इसकी। तो ऐसा देखा जाएगा कि इस लाइट की इंटेंसिटी मान लो जैसे 100 है, इसकी इंटेंसिटी मान लो जैसे 100 है, तो यहाँ की जो इंटेंसिटी होगी वो 50 होके आएगी। यहाँ की जो इंटेंसिटी होगी वो 50, इसकी I0 मान लो, इसकी इंटेंसिटी I0, सो दिस विल बी I0/2। वैसा क्यों हुआ समझो भाई, बताते कैसे पता करो, पहले तो समझो क्या हुआ भाई। इसमें से आधे वाइब्रेशंस पास हुए, आधे नहीं। कहाँ आधे हुए सर? सिर्फ यही वाले तो हुए, ये आधा कैसे हुआ? ये तो सिर्फ एक है। मेरे ख्याल से तो ये 100 तो ये 1 होना चाहिए। मेरे दिमाग में भी यही आता था जब मैं छोटा था कि अगर ये 100 है तो ये तो 1 है, सिर्फ एक ही वाइब्रेशन तो बाहर आई ना, ना, ना। ये आई, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अरे भाई सारी वाइब्रेशंस का वर्टिकल कंपोनेंट बाहर आया और सारी वाइब्रेशंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गया। पास एक्सिस मैंने वर्टिकल बनाई है ना, बोलो समझे। यहां मान लो 100 वाइब्रेशंस थे, तो उन 100 वाइब्रेशंस का वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ गया। देखो इसका तो पूरा पूरा आ गया, इस वाले का वर्टिकल, इस वाले का वर्टिकल, इस वाले का वर्टिकल, इस वाले का वर्टिकल, इस वाले का वर्टिकल। तो एक तरह से 100 अगर यहाँ पे लाइट रेज है या 100 वाइब्रेशन है, तो उसमें से 50 का वर्टिकल बाहर आ गया, सॉरी 100 का वर्टिकल बाहर आ गया, मतलब 50% लाइट बाहर आ गई और 50% ब्लॉक हो गई। इन 100 का जो हॉरिजॉन्टल था, समझे कि नहीं, इसका वर्टिकल आया हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, इसका वर्टिकल आया हॉरिजॉन्टल, तो 50% लाइट बाहर आई, 50% अंदर रह गई। एक तो ये बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोलराइड को घुमाना स्टार्ट करेंगे। टॉर्मलिन क्रिस्टल, ऐसे लिख के एग्जाम में आ सकता है, टॉर्मलिन क्रिस्टल को हम घुमाएंगे। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो यहां इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोच के बताओ। पहले समझ में आया 50% लाइट आ रही है, 1% नहीं। मुझे भी लगता है कि 1% तो सिर्फ यही वाली आ रही है ना, ये भी आ रही है और इसका भी वर्टिकल, इसका भी, सभी वाइब्रेशंस का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आ रहा। अब मैंने कहा मैं इसको रोटेट करूंगा। इफ वी या ऑन रोटेटिंग पोलराइड, एग्जाम में टॉर्मलिन क्रिस्टल भी लिखा हो सकता है, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे या इमर्जेंट लाइट, अब बताओ क्या होगा, मैक्सिमम से 0 होगी कि कांस्टेंट रहेगी? सोचो। अगर मैं इसको रोटेट करके मान लो हॉरिजॉन्टल कर दूं, रोटेट करके हॉरिजॉन्टल, पास एक्सिस ऐसे, तब क्या होगा, सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। तब भी तो यहाँ पे 50% लाइट पहुंच जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसको 90 डिग्री घुमा के ऐसे रख दूं, खचक 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 खचक, तो सभी लाइट का, ये तो पूरी ब्लॉक हो गई, ये वाली पूरी निकल गई, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल। यानी 100 अगर वाइब्रेशन है तो उसमें से 100 के 100 में सबका हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा, सबका वर्टिकल ब्लॉक हो जाएगा, यानी फिर 50%। इसको किधर भी रख दो, मान लो ऐसे टिल्ट कर दिया ऐसे, तो सभी वाइब्रेशंस का ये कंपोनेंट निकल जाएगा और सभी वाइब्रेशंस का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। नहीं समझे? मान लो पास एक्सिस ऐसे कर दी हमने, थोड़ा टेढ़ा 30 डिग्री पे टर्न कर दी, तो सभी वाइब्रेशंस का ये वाला कंपोनेंट निकल जाएगा और सभी वाइब्रेशन का पास एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। यानी सभी वाइब्रेशन का आधा कंपोनेंट निकल गया, आधा ब्लॉक हो गया, यानी इंटेंसिटी 50 रहेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रिमेन्स सेम। तो ये तरीका है पता करने का कि अनपोलराइज्ड लाइट है कि नहीं। पोलराइड लगा दो लाइट के आगे, उधर से लाइट आ रही है, यहाँ पोलराइड पकड़ लिया, पोलराइड को टुर 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 घुमाते गए, यहाँ पे इमर्जेंट रे की आप इंटेंसिटी मेजर कर लो। इमर्जेंट रे की इंटेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है मतलब अनपोलराइज्ड है। इधर रखा तो वर्टिकल लाइन निकले, इधर रखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकले। आधी लाइट हमेशा आ रही है, आधी रुक जा रही है। अब सुनो, अगर पोलराइज्ड होगी तो क्या दिक्कत होगा?
मान लो पोलराइज लाइट होती तो खेल पूरा बदल जाता भाई, पूरा खेल बदल जाता पोलराइज लाइट के केस में। यहां मान लो हमने ये पोलराइज लाइट ले ली, ये पोलराइज लाइट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल भी लिखा होगा, आईपीएल नहीं, हाँ आईपीएल। और यहां पे मान लो पोलराइड रख दिया, ये इसकी पास एक्सेस। मान लो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, तो यहां तो सारी वाइब्रेशन निकल जाएंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सब अलोंग द पास एक्सिस ऑफ पोलराइड है, सारी वाइब्रेशन अलोंग द पास, तब निकल जाएंगी। तो यहां से आई नॉट भेजोगे, यहाँ पे आई नॉट, यानी इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इस पोलराइड को मैं घुमाना स्टार्ट कर दूं, ऑन रोटेटिंग Polaroid, the intensity of emergent light, बताओ मैक्सिमम से जीरो की रिमेन सेम। अब सोच के बोल रहा, अगर ये पोलराइज लाइट है और इसके सामने पोलराइड पकड़ के घुमा रहे हो, पहले तो ये बनी कैसे होगी, एक पोलराइड यहाँ रखा होगा तो ये बनी होगी, अब ये बन गई। अब हमें पता करना है जो उधर से लाइट आ रही है ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड, तो हमने सामने इसके पोलराइड पकड़ा घुमाया। अब अगर ये पोलराइज्ड होगी तो इस कंडीशन में तो पूरी लाइट आगे बाहर आ गई 100%, जितनी उधर से आ रही होती इधर इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। पर अगर मैं इसको घुमाते 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 हॉरिजॉन्टल कर दूं तो उस टाइम तो इधर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, घुमाते 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 हॉरिजॉन्टल कर दूं तो धीमे धीमे इंटेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं भाई, यही वाइब्रेशन बची है पोलराइज लाइट में। और आप इसको घुमाते जाओ ऐसा हो गया, अब ये पूरी कट जाएगी, यानी इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जीरो। सो द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। तो यदि घुमाते घुमाते पोलराइड कहीं पे भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो दिख जाए, समझ जाओ दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और घुमाते घुमाते अगर इंटेंसिटी सेम रहे तो इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ, कैसा भी रखा 50% लाइट तो पास करेगी, ऐसा रखा तो ये वाली और सबका वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा रखा तो ये वाली और सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसा रखा तो एक तो ये वाली और सबका ये वाला कंपोनेंट। अगर पोलराइज लाइट होती, सामने आपने ऐसे रख दिया पोलराइड, सिर्फ ये वाली निकल पाई, पूरी इंटेंसिटी आई ठीक है, जितनी थी उतनी आई। अगर पोलराइड को घुमा के ऐसे कर दिया तो अब थोड़ी कम आएगी, सिर्फ यही लाइट तो है, सारी है कहाँ, सिर्फ यही तो है हमारे पास। ऐसे कर दोगे तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, और पूरा पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर दो, कितना समझ में आ रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर दो, थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो अब ये वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आएगी। फिर थोड़ा फिर 90 डिग्री रोटेट कर दो, फिर वाइब्रेशंस पूरी निकल जाएंगी, यानी इंटेंसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएंगी। फिर 90 डिग्री रोटेट कर दो, इंटेंसिटी जीरो। सो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अनपोलराइज्ड लाइट है पोलर। कॉपी करो, फिर बताते हैं पार्शियली पोलराइज्ड में क्या होगा, वो भी बताते हैं। नोट करें इतना। So if intensity remains same, then it is unpolarized. If intensity varies from maximum to zero, it is polarized. Clear है ना? देखो दिखा दे बेटा, इसको नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? 1 2 3 4 पॉज करके नोट करना है। 1 2 3 4 देखो, मान लो मैं पोलराइड को ऐसे रख दूं, पास एक्सिस ऐसे हो जाए, तब तो यहाँ कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसमें ऐसा केस नहीं, इसमें ऐसे करोगे तो हॉरिजॉन्टल वाली पूरी निकलने लगेगी। क्लियर है? मिटा दे। अच्छा, तो अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड, अगर इसी में पार्शियली पोलराइज्ड को भी चेक करना हो, सवाल बढ़ा दे, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड। मान लो इसी में तीसरा पॉइंट ले आए कि एक लाइट है जो थोड़ी सी पोलराइज्ड है और थोड़ी सी पोलराइज्ड नहीं है। पार्शियली पोलराइज्ड कैसी होगी, किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, किसी एक में कम होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। अनपोलराइज्ड में सिमेट्रिकल, कि 100 वाइब्रेशन इधर है तो 100 वाइब्रेशन इधर, मतलब बराबर। इसमें क्या है, किसी एक डायरेक्शन वाइब्रेशन ज्यादा, किसी में कम है। यार बोलने से मतलब नहीं, बना के दिखाते। मान लो ये एक वाइब्रेशन ऐसे, एक वाइब्रेशन ऐसे, एक वाइब्रेशन ऐसे, बस
इस तरफ कोई वाइब्रेशन नहीं है। ज्यादातर वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये कैसी पोलराइज हो गई? पार्शियली पोलराइज्ड। सर इसको अनपोलराइज नहीं बोल सकते ना। अनपोलराइज्ड में बराबर से बटेगा एकदम। अनपोलराइज्ड में इधर भी वाइब्रेशन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चक 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 चक, पूरा बढ़िया सा बना हुआ है गांधी जी का चरखा। गांधी जी का एकदम बढ़िया। और पार्शियली भी क्या है कि किसी एक तरफ वाइब्रेशन ज्यादा, जैसे वर्टिकल, ये भी वर्टिकल के पास, ये भी वर्टिकल के पास, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन मिसिंग है। इस केस में क्या होगा? सामने पोलराइड लगाया, अब बताओ अगर पोलराइड की पास एक्सिस वर्टिकल है तो क्या होगा? यहां कुछ लाइट बाहर आएगी, ये वाली। अब अगर मैं पोलराइड को रोटेट करूं, ऑन रोटेटिंग पोलराइड, the intensity of emergent light, बताओ सेम रहेगी कि वेरी करेगी? और वेरी करेगी तो कैसे? पहली बात तो सेम तो नहीं रहेगी। जब पोलराइड ऐसा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, पोलराइड को हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी इस बार, पर सेम भी नहीं रहेगी। अभी तो इंटेंसिटी जैसे यहां मान लो कुछ इंटेंसिटी आई, कुछ भी आई, अब इसी पोलराइड को वैसे हॉरिजॉन्टल कर दो, पास एक्सिस ऐसे, जीरो नहीं होगी, क्योंकि इन वाली का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन वाली का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा, इसका नहीं आएगा। यानी इंटेंसिटी कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि पहले हर तरफ बराबर नहीं है। अनपोलराइज में हर तरफ बराबर था, पोलराइड को जितना भी घुमाओ उतनी ही लाइट बाहर आएगी, किसी एक डायरेक्शन को तो पकड़ेगा। यहां क्या है कि कुछ ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो जब उनके फेवर में पोलराइड की पास एक्सिस होंगी तब तो बढ़िया इंटेंसिटी आएगी। जब उनके फेवर में नहीं होगी, इसी को सोचो मैं भी हॉरिजॉन्टल कर दूं, कच 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 कच, यहाँ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन गायब है, पहले ही नुकसान हो गया। इसके वाइब्रेशन आने नहीं, हॉरिजॉन्टल में गया, सिर्फ इस वाले और इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। और ध्यान देना कि ये वर्टिकल के पास है, ये बराबर से नहीं बने। अरे पूरा बताएंगे, फिजिक्स पढ़ लो, मस्त पढ़ो। कई लोग कह रहे हैं सर ये वर्टिकल में भी आया, ना 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 ना, ये वाले कुछ ऐसे बने हैं, समझ गए? इनका ज्यादातर कंपोनेंट किसमें जाएगा? वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में इनका कंपोनेंट बहुत कम आएगा, तो उस केस में इंटेंसिटी कम होगी पर जीरो नहीं होगी। यानी इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम, वेरीज बिटवीन होता है ना अंग्रेजी में, वेरीज बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम बट नेवर बिकम्स पोलराइज में क्या था? जीरो हो जाती है हॉरिजॉन्टल करने में, क्योंकि उसमें सिर्फ यही वाले वाइब्रेशन या सिर्फ यही वाले एक ही वाइब्रेशन। क्लियर है? तो अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। बताओ सबके सामने क्या लगाओ? पोलराइड। पोलराइड को घुमाओ, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हुई तो अनपोलराइज्ड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम से जीरो तो पोलराइज्ड, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम से मिनिमम पर जीरो नहीं हो पाए। मैक्सिमम इस केस में हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो मिनिमम, पर जीरो ना हो पाए तो पार्शियली पोलराइज्ड। नोट कर लें। छाप लिया? मिटा रहे? चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मालस लॉ। मालस लॉ क्या है? ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में पढ़ाता है, हम थोड़ा देर में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में शुरू यहीं से करता है पोलराइजेशन, क्योंकि यहीं से पोलराइजेशन प्रूफ हुआ था। आप टेंशन मत लो, हम जैसे पढ़ा रहे देखो। अब हमारा लॉ पढ़ेंगे, है क्या टॉपिक की हेडिंग दूसरी है, हेडिंग लिखो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, intensity of polarized light when it passes through a polaroid। अब सिर्फ बात हमें करनी है पोलराइज्ड लाइट की, जब वो किसी पोलराइड से पास करेगा। इसमें केस लेते जाओ, केस नंबर 1 ध्यान से देखो, बढ़िया ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा इसमें। केस नंबर 1 यही बना लेते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट लिखना पड़ेगा क्या? ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है।
मान लो यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे अनपोलराइज लाइट से, शुरुआत करते हैं। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, आराम से बोलो। हमने यहाँ पे एक अनपोलराइज लाइट ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज अनपोलराइज्ड। ठीक है, यहां सामने इसके एक पोलराइड लगा दो, इसको हम P1 बोलेंगे क्योंकि अभी हम दूसरा पोलराइड भी यूज करेंगे। ये इसकी पास एक्सिस, यहां से जो बाहर निकलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, या सिर्फ पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हो आप। दिस इज पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। यहां पे हम एक और पोलराइड लगाएंगे, पोलराइड P2, और इन दोनों पोलराइड की पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, जो कि 0 है इस केस में। इसी पे सारी कहानी चलनी है, एंगल चेंज करेंगे। अभी दोनों पोलराइड की पास एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। द एंगल बिटवीन, यानी इस केस में हम यहां लिखते हैं एंगल बिटवीन P1 एंड P2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अभी मुझे ये बताओ कि अगर इस लाइट की इंटेंसिटी I0 है, ध्यान से इसकी नहीं, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। इसकी I0 होती तो ये I0/2 होता 50%। अब इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लेते इस लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो यहां से बाहर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। मेरे ख्याल से इस केस में I0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी वाइब्रेशन यहां से निकल के आई उतनी वाइब्रेशन यहां जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी पास एक्सिस पूरा पूरा इसके अलोंग है। भाई इसी एक दरवाजे से, खिड़कियों से, इन सलाखों से ये निकली थी, खिड़कियों से, सामने भी सेम तरह खिड़की, सारी ये सारी लाइट पास कर दी। भाई जब वो इसमें से पास किए तो इसमें से भी पास। अब ये मत कहना कि खिड़की से लड़ जाएगी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मत कहना कि खिड़की से लड़ जाएगी सब बीच से सलाखे से, नहीं, जितनी यहां से निकल के आई उतनी वहां से निकल के गई, तो इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, या I0 की I0 रहेगी अगर थीटा 0 है। दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 1 was when theta is 0 degree, when theta is 90 degree, 90 डिग्री का थीटा। ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बना, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ मिनियंस ऐसे बोलते हैं ना, डेस्पिकेबल में देखा होगा आपने शायद, या मिनियंस में देखा होगा, देखा, बनाया, ठीक है, खैर तो ये है जो भी है। अब यहां सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट रख लेते हैं, कटा कुटू कटा कुटू कटा कुटू कटा, अनपोलराइज्ड लाइट। फिर यहाँ पे हम पोलराइजर रख लेते हैं, पोलराइड रख लेते हैं, ये रहा P1, ये इसकी पास एक्सिस। यहां से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे होगी, ये कैसी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी हम फिर से I0 मानते हैं, यहां दूसरा पोलराइड रखते हैं, बट दिस टाइम द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स इज 90 डिग्री। सी, एक की खिड़कियां ऐसे हैं, एक की खिड़कियां ऐसे हैं, सलाखें इस तरह से लगी, एंगल 90 डिग्री। अब यहां से बाहर मेरे ख्याल से कोई वाइब्रेशन नहीं जाएगी क्योंकि सब ऐसी निकली हैं, और अगली बार खिड़की ऐसे है, तो सब टकरा के 0, यहां पे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी विल बी 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री है बिटवीन टू पोलराइड्स, एंगल बिटवीन P1 एंड P2, एंगल बिटवीन P1 एंड P2, एंगल बिटवीन P1 एंड P2, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करके 0, अगर 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट विल बी सेम। केस 3 लेंगे जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा लेंगे, तब मजा आएगा। ये दोनों तो समझ में आते हैं, नोट करो नोट करो नोट करो, चलो छाप लिया इतना, पॉज करके नोट कर लें, मिटा दें। इसके बाद आर्बिट्रेरी एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा मिटा दें, ओके।
केस 3 कोई भी एंगल थीटा एट एनी एंगल थीटा। अब क्या होगा देखो जरा लाइट, हाँ ये अनपोलराइज लाइट, ठीक है ना, यहां पे P1, यहां से पोलराइज लाइट निकली, यहां पे P2, तेरे बिना जीना सजा हो गया निशानू, इश्क तेरे ना नशा हो गया निशानू। इनके बीच में ना एंगल इस बार 0 है, ना एंगल 90 डिग्री है, कोई एंगल थीटा है, मान लो 30 डिग्री पे है। ये वाली खिड़कियां ऐसे और ये वाली खिड़की ऐसे, ये खिड़की, ये खिड़की, ठीक। अब क्या होगा, मान लो यहाँ इंटेंसिटी I0 है, यहाँ बाहर तो मेरे ख्याल से ये वाली बाहर आएंगी, ये क्या हुआ, ये आई ऐसे, खिड़कियां ऐसे, ये आई ऐसे, इनका ये कंपोनेंट बाहर, इनका ये कंपोनेंट बाहर, ये टक 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 खिड़की, टक 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 टीम, टक 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 टीम, इनका ये कंपोनेंट बाहर जा रहा ऐसे 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 इंक्लाइंड है या इस तरफ इंक्लाइंड है, जैसा किस तरह, तो ये वाला कंपोनेंट बाहर जा रहा, और यहां जो इंटेंसिटी पाई गई वो पाई गई I0 cos स्क्वायर थीटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, व्हाटएवर यू से। आपको लग रहा है I0 cos थीटा आना चाहिए था, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है, ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा, टीम टीम थीटा, तो I0 का cos थीटा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, I0 cos स्क्वायर थीटा आया, क्योंकि खेल एम्पलीट्यूड का होना है, समझो। इंटेंसिटी निकालते हैं, ये है क्या चीज, इंटेंसिटी है, ये तो एम्पलीट्यूड है। ये क्या चीज होती है, वाइब्रेशंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है ऑन बोथ साइड्स, एम्पलीट्यूड। तो खेल एम्पलीट्यूड क्या, समझो कैसे आया, देखो 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 देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो ये पोलराइज लाइट है P2 के पहले, मान लो इसकी इंटेंसिटी यहां पे, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A है, और मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है। कैन वी से I0 इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर, सबको पता होगा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ये आया। क्या पास एक्सिस ऐसे है P2 की, क्या पास एक्सिस वर्टिकल है P2 की, नहीं, इंक्लाइंड है इस तरफ या इस तरफ, थीटा एंगल, इसको इंक्लाइन कर देते हैं हम, दिस इज P2, यहां से थीटा एंगल पे इंक्लाइन, हम यहां पे तो ऐसे दिखा रहे हैं, असल में तो ऐसे पीछे, ये P1 की पास एक्सिस और P2 की इस तरफ, यहां से थीटा। अब ये ए और ये ऐसे ए से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये ए आ रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पलीट्यूड ए, और ये ऐसे इंक्लाइंड है थीटा पे, तो क्या ए निकल पाएगा, नहीं, ए का ये कंपोनेंट यानी ए cos थीटा, देखो ये ऐसे P1 और ऐसे P2, P1 और P2 के बीच में एंगल थीटा, तो ये ए आया, ए cos थीटा, तो जो बाहर लाइट आई, इनका एम्पलीट्यूड होगा ए cos थीटा, इनकी इंटेंसिटी मान लो आई, इंटेंसिटी चेंज हो गई भाई, ए आया और ऐसे इंक्लाइन थीटा पे ए cos थीटा, ए cos थीटा, ए cos थीटा, ए cos थीटा निकलता जा रहा है, cos थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है ए cos थीटा, तो ये जो इंटेंसिटी है दैट विल बी के ए cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए cos थीटा, ये ए cos थीटा, तो के ए cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी जो नई इंटेंसिटी है दैट इज के ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Now what is k square? K square is I0, so I is equals to I0 cos square theta. This is called Malus law. नोट करें यार, यहां से ये समझ, अच्छा यहां पे देखो थीटा की वैल्यू जरा 0 रखो, cos 0 is 1 का स्क्वायर 1, यानी इंटेंसिटी यहां से भी कितनी होगी I0,
जब जीरो था एंगल दोनों के बीच का। जरा थीटा की वैल्यू 90 रखो, cos 90 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, इंटेंसिटी 0 हो गई। जब 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में तब बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी 0। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 उसका स्क्वायर कर लो। समझ गए? यानी फॉर्मूला सही स्टैंड कर रहा है। 0 रखने पे इंटेंसिटी बराबर आ रही है, cos 0 इज 1, और 90 रखने पे इंटेंसिटी 0 आ रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करके यू कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले तो यहां से यहां इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, वो तो श्योर है। यहां से यहां पहले ही आधी हो जाएगी, ये 100 लोगे 50, फिर उस 50 को भी आप घटा सकते हो, बढ़ाने उस 50 को भी आप और घटा सकते हो। यू कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी। वहां से लाइट आ रही है 100, सामने एक पोलराइड लगा दिया 50। अब 50 को कंट्रोल करने का तरीका है, सामने एक पोलराइड लगा के घुमाओ, 0 डिग्री पे रख दो, पूरी 50 बाहर, 90 डिग्री पे रख दो, 0 बाहर, और बीच में कहीं रख दो तो कुछ इंटेंसिटी। यानी यूजिंग टू पोलराइड्स you can control the intensity of light and you can also make the intensity of light 0. This is very important. आप 0 भी कर सकते हो। दो पोलराइड की हेल्प से आप उधर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी 0 कर सकते हो, एक पोलराइड से नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट है जो हर तरह से वाइब्रेट करके आ रही है, उसके सामने एक पोलराइड रखोगे तो 50% लाइट बाहर आ जाएगी। आपने कहा नहीं इंटेंसिटी 0 करना है, तो इसके सामने एक और पोलराइड घुमा के 90 डिग्री रख दो, उधर से जो बाहर आई वो इधर फंस के मर गई। क्लियर है? नोट कर। दिल मेरा नू तेरे नाल मोहब्बत पावा, कहंदा ए दिल मेरा मैनू तेरे नाल मोहब्बत पावा, तेरा बाल बिगाना होवे तेरी आई तो मैं मर जावा, कहंदा ए दिल मेरा मैनू तेरे बिना जीना। दिस इज मालस लॉ। सजा हो गया ने सानू इश्क तेरा ने, नशा हो गया ने सानू। अच्छा अब हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ पोलराइड्स। एक छोटा सा टॉपिक, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, हम बताते चलेंगे, आप लिख लेना जो आपको अच्छा लगे, वरना किताब से पढ़ लेना। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है सही से, कोई रेफरेंस बुक उठानी पड़ेगी, वरना मैं जो बोल रहा हूं उसको आप छाप लोगे, वरना हमारी वेबसाइट पे जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। शायद नोट्स में मैंने इसका रेफरेंस डाल नहीं डाला। वेबसाइट www.physicswala.com। चलो देखते हैं पहला, यूजिंग टू पोलराइड्स, जो पढ़ा इसको तुरंत यूज करो। यूजिंग टू पोलराइड्स वी कैन, यू कैन, आई कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट। अनपोलराइज्ड हो पोलराइज्ड हो सबको कंट्रोल कर लेंगे, दो मिलके तब तो सबको मार देंगे। अरे पोलराइज के तो एक ही काफी है, ऐसे घुमा देंगे काट देगा। अनपोलराइज के लिए दो यूज करने पड़ेंगे। यू कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट एंड कैन मेक इट 0 तक ला सकते हैं इंटेंसिटी घटा घटा के, दो पोलराइड को यूज करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल भी देंगे। दूसरा, पोलराइड ग्लासेस, इसको एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी बोलते हैं, सुन रखा होगा आपने, एंटी ग्लेयर ग्लासेस। इवन आई यूज दिस। अब क्या होता है कि जब आप बाहर निकल रहे हो तो क्या होता है कि अरे जो चश्मे लगाते हैं एंटी ग्लेयर वाले, कई बार क्या होता है जो सनग्लासेस होते हैं उसमें भी एंटी ग्लेयर लगा होता है, यानी पोलराइड लगा होता है। इसका काम क्या है? ज्यादातर जो शाइनी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। लाइट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम shiny objects like wet road, भीगी हुई सड़क, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा wet road like glass cover of painting, like smooth टेबल, कोई शाइनी स्मूथ सी टेबल हो एक्सेट्रा। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है ऐसी जगहों से वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, इज पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
ज्यादातर शाइनी ऑब्जेक्ट से वो पार्शियली पोलराइज, पूरी तरह से पार्शियली, मतलब एक तरफ वाइब्रेशन जाना है, किस तरफ, हॉरिजॉन्टल, यानी जो लाइट आ रही है इसके वाइब्रेशन ये जाता है। मान लो मेरे सामने यहाँ पे एक चमक, एकदम ग्लेस पेपर नहीं होता है, वो ग्लेस पेपर से चमकीली लाइट निकलती है, उस पर लाइट गई, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख पे आ गई, तो वो जो लाइट आ रही है उसमें ये वाली वाइब्रेशन ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वाइब्रेशन ये है, पार्शियली पोलराइज, पोलराइज इन हॉरिजॉन्टल, ये वाले वाइब्रेशन ज्यादा है उसके अंदर। तो ऐसा हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी यूज पोलरॉइड ग्लास विथ वर्टिकल पास एक्सिस। लो भाई हमने दिमाग लगा दिया, हमने कहा ये लाइट तो एकदम आंख में आके एकदम ग्लेयर कर देगी, एकदम चमक मचा देगी, एकदम दिक्कत हो जाएगी, तो हम वर्टिकल वाले पोलराइड्स लगा के बैठ जाएंगे, वर्टिकल वाले। अब क्या होगा, ये वाली वाइब्रेशन सब कट जाएगी, तो हमको दीवार दिखाई नहीं पड़ेगी, या ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं, दिखाई पड़ेगा, पार्शियली पोलराइज्ड है। कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी है, कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी है, तो वो तो पास कर जाएंगे ना, उनका वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा, दिखाई पड़ेगा, ग्लेयर खत्म हो जाएगा। देखा होगा ना, कई और लोग परेशानी होती है एंटी ग्लेयर ग्लास लगाते हैं यार दुनिया से। क्या हुआ, जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आ रही थी, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम शाइनी ऑब्जेक्ट्स इज पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसमें ये वाइब्रेशन ज्यादा थी, ये वाइब्रेशन कम, ये वाइब्रेशन कम, ये भी कम। तो हमने क्या किया, एक पोलराइड लगाया जिसके पास वर्टिकल पास एक्सिस है, उसने सारी वाइब्रेशन को काट दिया, हमारे रेटिना को बचा लिया, पर फिर भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशन, इनका वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी आ रहा है। नोट करें। तीसरा यूज देखें, तीसरा यूज देखो, इन हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार्स, कार, टेम्पो, बस, ऑटो, है ना, जितनी चीजें, इन हेडलाइट्स ऑफ विंड स्क्रीन्स, इन हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन्स ऑफ कार, क्या करते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके ऊपर लगाते हैं एक पोलराइड, और जो कार की विंड स्क्रीन होती है, सामने जो शीशा होता है कार का, जिससे बाहर देखते हैं, जो ग्लास होता है जिसपे वाइपर टर टर घूमता है, वो वहां पे भी हम एक पोलराइड लगाते हैं। ठीक है, एक गाड़ी की यहां भी पोलराइड और हेडलाइट में पोलराइड। अब सुनो क्या होगा, रात को हाईवे पे चल रहे हैं, सुनो सुनो ध्यान से, कैसे पोलराइड लगाते हैं समझो। मान लो ये पहले की हेडलाइट है, दो गाड़ियों की बात करूंगा मैं, ये हेडलाइट कार वन की, और यहां मान लो विंड स्क्रीन बना ले हम, ये विंड स्क्रीन, सामने से आने वाली कार टू, रात का समय, दोनों के ऊपर पोलराइड लगे हैं, बट दे आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू देयर राइट। वेट अ सेकंड, टू देयर राइट, ये ऐसे होने चाहिए, इसकी जो पास एक्सिस है 45 डिग्री में राइट पे इंक्लाइंड है, ऐसे, पास एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू राइट, किसका राइट, इसका राइट। इसी तरह से इधर की जो पास एक्सिस है वो भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू देयर राइट। अब इस तरफ से इनका राइट, ये वर्टिकल हुआ ऐसे, नहीं समझ रहे, दोनों एक तरफ नहीं है, कहने का मतलब ये मान लो विंड स्क्रीन, तो विंड स्क्रीन वाली मान लो इधर इंक्लाइंड है, तो ये वाली इधर इंक्लाइंड। अरे भाई दोनों का राइट तो अलग अलग, मान लो तुम अंदर कार के अंदर से देख रहे हो, तुम्हारा ये राइट होगा, और ये बंदा इधर कार के अंदर से देख रहा है तो इसका ये राइट होगा। अब समझ गए, ये बंदा इधर से देख रहा है इसे राइट के, इसका ये राइट 45 डिग्री के, ये आधा चल रहा है, इसका ये राइट 45 डिग्री है कि नहीं। तो ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, 45 पे ये, 45 पे ये, बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, इनके बीच का जो थीटा हो गया दैट इज 90 डिग्री। अब इस यहां से जो लाइट निकलेगी इसकी हेडलाइट से, इसकी हेडलाइट जो लाइट निकलेगी वो ऐसे 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 वाइब्रेट करते हुए जाएगी, और ये भाई साहब क्या है, इनका राइट ऐसे और इनका राइट कैसे, ऐसे। यहां जो लाइट थी वो ऐसे 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 वाइब्रेट करती हुई गई, इनके विंड स्क्रीन के पास गए, इनका विंड स्क्रीन ऐसे इंक्लाइंड है, और उसकी वाइब्रेशन इसके 90 डिग्री पे, तो यहां से इसके विंड स्क्रीन में कोई लाइट अंदर नहीं आएगी, इनके बीच का एंगल 90 हो गया। भाई उधर से जो वाइब्रेशन निकली ये ऐसे इंक्लाइंड है,
ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे इंक्लाइन, ऐसे ऐसे गई, सारी कट गई। इनका पास एक्सिस ऐसे, इनका पास एक्सिस ऐसे। यहां से जो यहां से लाइट निकली हेडलाइट से, ये लाइट गई यहां से कट गई। यानी हाईवे में हम चला रहे हैं, सामने वाली लाइट जलाई तो मेरी आंख में लाइट नहीं लगेगी, बट मोस्ट ऑफ टाइम लगती है, क्योंकि विंड स्क्रीन में इतना अच्छा पोलराइड नहीं लगाया जाता कई बार मैन्युफैक्चर द्वारा, और हेडलाइट्स में भी नहीं लगाया जाता। दैट इज द रीजन। क्लियर है? सामने से लाइट आ रही है, उसकी आंख में लाइट चमकेगी नहीं हमारी, तो सर बाहर देखेगा कहीं से भाई, तो फिर गाड़ी लेके डूब जाएगा, भाई बन जाएगा। सॉरी, हाँ, तो क्या करोगे? अरे अपनी लाइट से देखोगे, उसकी लाइट कट जा रही है, जो उसकी लाइट आ रही है वो तुम्हारे पोलराइड से 90 डिग्री पे है, तो पोलराइड से तो कट गई तुम्हारी विंड स्क्रीन से। दोनों अपने अपने राइट पे, समझ लो कि नहीं? एक मिनट, इसका राइट इधर 45 डिग्री काच, इसका राइट इधर 45 डिग्री काच, इसकी ये निकली इधर ब्लॉक हो गई, तो तुम्हें सामने के ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे? अपनी लाइट से। अरे अपनी लाइट तो बाहर जा रही है, वो तो दिखाई पड़ेगी, उसकी लाइट ब्लॉक हो जाएगी ताकि आंख में चमके। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ यूजेस ऑफ पोलराइड है। बाकी आप और चाहो तो यूजेस नेट पे जाके पढ़ सकते हो। इस तरह से थ्योरेटिकल चीजें मैंने कुछ कुछ आपको बताई। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज ब्रूस्टर्स लॉ। माइलस लॉ आपने पढ़ लिया, अब ब्रूस्टर्स लॉ पर हेडिंग कुछ और रहेगी। हेडिंग है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो अभी हमने आपको बताया था कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वही दिखाने जा रहे हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम like glass, the reflected light is partially polarized in horizontal direction। मान लो ये एक बाउंड्री है, नीचे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे वाटर है या ग्लास है, तो भी समझ लो। ऐसे मान लो नीचे ग्लास है, ऊपर मान लो एयर है, ये बाउंड्री है। यहां से एक ऑर्डिनरी सी लाइट यहां आई, ऑर्डिनरी लाइट, एक ऑर्डिनरी लाइट यहां पे आई, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। इसमें हर तरह के वाइब्रेशन है ना, ऐसे वाले हर तरह के। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, एक वाइब्रेशन ऐसा है, ऐसे ऐसे, और एक डॉट यानी अंदर वाला भी। बाकी इनके कंपोनेंट्स भी हैं, समझ रहे हो? अगर हम कहते हैं किसी लाइट में ये वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन है, तो इनके कंपोनेंट्स भी ले लो, ये भी होगा, ये भी होगा। ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट को बनाने का एक तरीका ये भी होता है, सीख लो। अगर ये लाइट का डायरेक्शन है और अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये वाले वाइब्रेशन भी प्रेजेंट है और ये वाले भी प्रेजेंट, तो इसको भी हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी तरीका है अनपोलराइज्ड लाइट बनाने का, कि ये वाइब्रेशन भी हैं, वर्टिकल वाइब्रेशंस भी हैं, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी हैं। तो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट आई, which are all kinds of vibration। यहां टकराई, ये बना नॉर्मल। अब since this is a transparent medium, तो लाइट इसके अंदर भी जाएगी और लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, दोनों फिनोमेना होंगे। तो यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन भी हुआ और साथ ही साथ लाइट का रिफ्रैक्शन भी हुआ। रिफ्रैक्टेड रे तो वैसे ही है अनपोलराइज्ड, उसमें भी दोनों तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट है, वर्टिकल भी, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन प्रोपगेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें दोनों है। बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसमें ये वाले वाइब्रेशन ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वाले, कुछ वर्टिकल भी है, मना नहीं कर रहे, बट हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशंस ज्यादा है। यानी ये कैसी हो गई? ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। ये वाले वाइब्रेशन ज्यादा है और ये वाले वाइब्रेशन कम है। ठीक है,
ये वाले कम हो गए वर्टिकल और ये वाले ज्यादा हो गए, करीब करीब हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ऐसा हुआ। पहले नोट करो फिर बताएं क्या हुआ आगे। पहले इतना नोट करो, ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन unpolarized, incident light is again unpolarized, but reflected light is partially polarized. Note करो पहले कि when light is reflected from a transparent medium like glass or water, the reflected light is partially polarized in horizontal direction. ऐसा देखा गया, ऐसा होता है। नोट किया? अब सुनो, मिटाने इसको, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया। अब सुनो, कितना पोलराइजेशन होगा रिफ्लेक्टेड लाइट में, कितना पोलराइजेशन होगा रिफ्लेक्टेड, कितना ज्यादा पोलराइज हो सकती है, दिस डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाओगे, इसके पोलराइजेशन की डिग्री, इसके पोलराइजेशन का स्तर बदलता जाएगा और एक पर्टिकुलर एंगल पे ये पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस at a particular angle of incidence when, condition भी है, when reflected ray is perpendicular to refracted ray, then reflected ray is plane polarized. This is called Brewster's law. पढ़िए क्या बोल रहा है कि कितना पोलराइज्ड होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दिस इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा पोलराइज होगी, हो सकता है और ज्यादा पोलराइज हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलने पे। At a particular angle of incidence when reflected ray is perpendicular to refracted ray, ध्यान देना कंडीशन है, एक कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, देन रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड, पूरी तरह से प्योरली पोलराइज्ड हो जाएगी, यानी इसमें कोई भी वर्टिकल वाइब्रेशंस नहीं बचेंगे। दिस विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वाह, यानी पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने का एक तरीका ये भी बिना पोलराइड के कि इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस करो, ऐसा एंगल लो जिस समय रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे राइट एंगल पे हूं, उस टाइम रिफ्लेक्टेड रे पक्का प्लेन पोलराइज्ड होगी। फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आप लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास वाटर पे डालते हो तो थोड़ी सी लाइट रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो थोड़ी सी पोलराइज्ड होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन उसमें ज्यादा होते हैं। कितनी ज्यादा पोलराइज होगी ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ऐसा एक खूबसूरत सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है, उस समय रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पोलराइज्ड, और ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं आईपी यानी पोलराइजिंग एंगल, या आईबी यानी ब्रिस्टर्स एंगल। तो हम आईपी बोलेंगे। दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड Brewster's angle or
पोलराइजिंग एंगल, बोलो आया, इसको मैं थोड़ी सी इंक पिला दूं, बोले यहाँ तक आया, ब्रिस्टल्स एंगल और पोलराइजिंग एंगल, ये जो पर्टिकुलर एंगल है जिसपे सारा खेल हो रहा है, जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को या तो हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स एंगल डिनोटेड बाय IB, या तो पोलराइजिंग एंगल डिनोटेड बाय IP। तो हमने IP ले लिया। दिस होल इज कॉल्ड ब्रिस्टल्स लॉ। व्हाट इज ब्रिस्टल्स लॉ? रिपीट करो मेरे साथ, यही कि when the angle of incidence is such that the reflected ray and the refracted ray are at right angle, then the reflected ray is plane polarized, and this angle of incidence is called Bristol's angle or polarizing angle, and this whole thing is called Bristol's law. Note करें, note करें। लिख लिया? ऐसा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे है और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टल्स एंगल कहते हैं और इस लॉ को ब्रिस्टल्स लॉ। अब सुनो, अब सुनो, हम जरा ये ब्रिस्टल्स एंगल निकालना चाहते हैं in terms of refractive index of this medium. So let the refractive index of this medium be mu and refractive index of air we all know is 1. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, refractive index of air is 1, इसकी mu मान लेते हैं। यहां मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज r, ये नॉर्मल है ना भाई, ये रिफ्रैक्टेड है, एंगल रिफ्रैक्शन। सो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अरे वाह, जमाने बाद आया स्नेल्स लॉ, याद है स्नेल्स लॉ? बहुत आसान, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन। कहां लगाते हैं स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्शन में लगाते हैं। सो 1 इनटू sin IP इज इक्वल्स टू म्यू इनटू sin R, ऐसे लगता था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका साइन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका साइन। ठीक है, अब सुनो, कुछ चीजें आपको दिखाते हैं ध्यान से। बच्चों ये IP है तो क्या ये भी IP होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा ट्रू होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये IP तो ये IP। अच्छा बच्चों, ये पूरा एंगल क्या 90 डिग्री है, सरफेस और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये IP हुआ तो ये कितना होगा? 90 माइनस IP। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस IP तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी IP, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये IP तो 90 माइनस IP। बच्चों क्या ये एंगल 90 डिग्री है? ये 90 माइनस IP इतना, तो ये कितना होगा? IP, बोलो, ये IP, ये IP, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ये पूरा 90, ये IP 90 माइनस IP, फिर ये 90, ये 90 माइनस IP, तो ये कितना होगा IP? इन दोनों को जोड़ो, कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, IP प्लस 90 माइनस IP। अगर ये IP हो गया और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, अगर ये IP हो गया तो ये एंगल क्या फिर से 90 माइनस IP हो जाएगा? फिर से एक बार चलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ये 90 डिग्री तो ये 90 माइनस IP, ये IP 90 माइनस IP, फिर ये 90, ये 90 माइनस IP तो ये IP, फिर ये 90, ये IP तो 90 माइनस IP, यानी वी कैन से R इज इक्वल्स टू 90 माइनस IP, और यू कैन से R प्लस IP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसे समझो R प्लस IP इज 90, यानी आप R की जगह 90 माइनस IP भी रख सकते हो। 1 इंटू साइन IP इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस IP। यहां से म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस IP। दिस विल बी साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos IP, sin theta upon cos theta is tan theta. So this is the way you can find Brewster's angle or polarizing angle. How? Tan IP is equals to mu, where mu is the refractive index of the transparent medium with respect to air. Clear है पूरी कहानी? किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर, उस टाइम रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड, फिर मैंने कहा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टल्स एंगल।
अब हमें जानना है वो एंगल जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड वेव प्लेन पोलराइज्ड है। हमने कहा ये आईपी तो ये आईपी, फिर ये 90 तो ये 90 माइनस आईपी, फिर ये 90 तो 90 माइनस आईपी, तो ये आईपी, भाई दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। फिर ये 90, ये आईपी तो ये 90 माइनस आईपी, आर हो गया 90 माइनस आईपी। स्नेल्स लॉ आया 1 इंटू साइन आईपी म्यू इंटू साइन आर की जगह 90 माइनस आईपी, म्यू की जगह साइन आईपी अपॉन साइन 90 माइनस आईपी, ये हो गया cos आईपी साइन बाय cos इज tan। इसको भी ब्रूस्टर्स लॉ लिखा होता है। सो दिस वे यू कैन फाइंड आईपी और आईबी, मैं बोल दे रहा हूं इसको, आईबी भी किताबों में लिखा होता है, नोट कर लें। यहां पे ब्रूस्टर्स लॉ होता है समाप्त। इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 5 मिटा रहे, बहुत बढ़िया। आइए इसके सवाल एक दो देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to air is 4/3. Find IB या और IP for air water। हलवा सवाल एकदम खटाक से उड़ा देना है। क्या बोल रहा है, म्यू इज इक्वल्स टू 4/3, यहाँ एयर यहाँ वाटर, म्यू इज इक्वल्स टू 4/3। आपसे आईपी पूछ रहा है खटक से, tan आईपी इज इक्वल्स टू म्यू, tan आईपी इज इक्वल्स टू 4/3, tan थीटा 4/3 के बराबर, कई बार पढ़ चुके हैं हम 11 से अभी तक। यहाँ एंगल थीटा है, ये 4 ये 3, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5, बड़ा फेमस एंगल है 53 डिग्री, ये होता है 37 डिग्री। कैलकुलेट एंगल की बात कर रहे हैं, बहुत फेमस एंगल है। यहाँ से tan 53 क्या हो गया 4/3, यानी आईपी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, या हो सकता है ऑप्शन में दे रखा हो 53 डिग्री अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, the critical angle, concept मिलाते हैं। the critical angle for glass air is 45 डिग्री, कोई पर्टिकुलर ग्लास है, इसे 42 होता है मैक्सिमम, और यहाँ 45 दे रखा है तो हम मान लेंगे इस 45 डिग्री। फाइंड ब्रूस्टर्स एंगल फॉर एयर ग्लास, यहाँ एयर यहाँ ग्लास, आपसे आईपी या आईबी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, tan आईपी इज इक्वल्स टू म्यू, यही तरीका है। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, नहीं, हम 1.5 ले लेंगे, नहीं ऐसा मत करना, इंफॉर्मेशन ऐसे थोड़ी ना, जब दे रखा कैसे भाई, tan आईपी म्यू से निकलता है, पर ग्लास का म्यू दे नहीं रखा है। क्रिटिकल एंगल दिया है, क्रिटिकल एंगल से कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला था साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/म्यू, याद आया? तो साइन क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 45, साइन 45 1/√2, यानी म्यू इज इक्वल्स टू √2। यहां से tan आईपी इज इक्वल्स टू √2, आईपी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, यहीं पे छोड़ दो, √2 का हमें एंगल पता नहीं, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक पोलराइजेशन। एक सवाल समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल दे रखा था, ब्रूस्टर्स एंगल पूछ लिया, बढ़िया सवाल था, दोनों कांसेप्ट आ गए, क्रिटिकल एंगल का भी कांसेप्ट आ गया और ब्रूस्टर्स एंगल का भी आ गया। क्रिटिकल एंगल sin c = 1/म्यू से हमने म्यू निकाला, फिर tan ip = म्यू से ip निकाला। चलिए यहीं पे इसको करते हैं रैप अप, और यहाँ पे खत्म होता है वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद स्टार्ट होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स, होना चाहिए। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।